जय हिंद। एक चैप्टर पहले वीडियो में आपका क्लियर हो चुका है। आइए पहले चैप्टर के अंतर्गत केवल और केवल डेफिनेशन दी गई हैं और एक दूसरे में डिफरेंट बताया गया। आइए देखते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे। अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ऐसी राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। या यूं भी कह सकते हैं दिशाहीन राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। दिशा विहीन राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। ऐसे शब्दों को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे पर हम आपको एक जैसे उदाहरण के तौर पर बताएं कि हमने 5 किलोमीटर दूरी तय की। हमने 5 किलोमीटर दूरी तय की। अब 5 किलोमीटर दूरी तो तय की, लेकिन ये पता नहीं लगा कि हम किस दिशा में गए, किस डायरेक्शन में गए। हमें मैनपुरी से सिकोहाबाद की तरफ जाना है, या मैनपुरी से करैल की तरफ जाना है, मैनपुरी से मुझे सैफई जाना है, या मैनपुरी से मुझे बेवर जाना है, मैनपुरी से कुरावली जाना है, मैनपुरी से गिरौर जाना है। तो अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं हुई है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें केवल ये जानकारी मिली कि हमने 5 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये क्या है? जब दूरी तय की, डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब जो 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की जो दूरी तय की है, ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि है जहां दिशा की कोई आवश्यकता न हो, ऐसी भौतिक राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। परिभाषा में क्या देख लेते हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, घनत्व, तापमान, धारिता आदि। लंबाई के बारे में आप जान ही गए कि यहां से लंबाई जैसे 5 किलोमीटर की दूरी तय की, तो ये लंबाई तो है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ऐसे ही चौड़ाई, ऐसे ही ऊंचाई। ऊंचाई में क्या डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि किस दिशा में जा रहे। ये जरूरी नहीं है जस्ट ऊपर कर दिया आपने, अरे तिरछी ऐसी भी जा सकती है, इस तरीके से भी जा सकती है। तो क्या है कि जहां पर दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी भौतिक राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। आयतन में क्या? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ऐसे ही क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हुआ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, ये सभी क्या हैं? अदिश राशियां हैं। इसके बाद बात आती है सदिश राशियों पर। तो सदिश राशियों की क्या परिभाषा होगी? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां, अब जैसे एग्जाम्पल लेंगे सदिश राशियों के लिए एग्जाम्पल, कि जैसे राम ने 4 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में तय की। राम 4 किलोमीटर सर्वप्रथम पूर्व दिशा में चला, उसके बाद बाएं मुड़कर उसने 3 किलोमीटर की दूरी और तय की। तो जैसे वो राम जा रहा है, कहां जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है। तो डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन बनाइए, कहां जा रहा है? पूर्व दिशा में। पूर्व की तरफ तीर का निशान लगाया, उसके बाद वो बाएं मुड़ा तो कहां पहुंचा? उत्तर की दिशा में। उत्तर की तरफ तीर का चिन्ह लगाया, तो वो दिशा भी उसकी क्लियर है, मतलब परिमाण भी दिया गया, 4 किलोमीटर चला, दिशा भी दी गई, पूर्व दिशा में चला। उसके बाद जब बाएं मुड़ा तो 3 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला, दिशा भी दी गई है और परिमाण भी दिया गया है। अब प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में है? तो इसके 4 और 3 पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 5 आ जाएगी तो 5 किलोमीटर की उसने दूरी तय की, तथा वह उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में है। 5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में है।
तो इस तरीके से सदिश राशियों को निरूपित किया जाता है। परिभाषा पढ़ लेते हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, बल आघूर्ण आदि। बल तो आप जानते ही हैं, अभी बल के बारे में बात कर रहे थे। तनाव और प्रणोद क्या होता है? तो तनाव दो रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर बाहर की तरफ खींच रहे, तो उनकी एक डायरेक्शन है, किस दिशा में खींच रही है, बल को किस दिशा में लगाया जा रहा है, तो बल को किस दिशा में लगाया जा रहा है। ऐसे ही जब दबाते हैं वह किस दिशा में वो दबाए जा रहे हैं। यह बल, त्वरण, वेग की परिभाषा क्या है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन इस बिंदु से इस बिंदु तक का विस्थापन, तो वहां भी क्या है? दिशा क्लियर है। तो दिशा युक्त राशि को सदिश राशि कहते हैं। जो दिशा युक्त राशि है, दिशा भी है और उसका परिमाण भी है, ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। उसके बाद आगे पॉइंट, अदिश तथा सदिश राशियों का संकेतन। इंडिकेट किसे करते हैं? सदिश राशियों को कैसे इंडिकेट करते हैं? कैसे हम पहचानेंगे कि ये सदिश राशियां हैं? कैसे हम पहचानेंगे कि ये अदिश राशियां हैं? तो इसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या लिखा है? अदिश राशियों को साधारण अक्षरों ABCDEF से निरूपित करते हैं। इन्हें तो साधारण तरीके से निरूपित कर दिया। तथा सदिश राशियों को तीर युक्त अक्षरों, जैसे A पर तीर का निशान लगा दिया, B पर तीर का निशान लगा दिया, C पर तीर का निशान लगा दिया, अथवा काले अक्षर, यही डार्क अक्षर बना दिए, मोटे मोटे डार्क अक्षरों से निरूपित करते हैं। अदिश राशियां, जैसे अदिश राशियों को देखा तो साधारण तरीके से लिख दिया आपने LVHVD और T, मतलब L का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और उसके बाद क्या है? आयतन, घनत्व और तापमान। ऐसे ही सदिश राशियों के लिए त्वरण, वेग B, तो B का मतलब क्या है? B पर वेक्टर का निशान। त्वरण A, एक्सीलरेशन, त्वरण पर वेक्टर A का निशान। F, फोर्स, फोर्स मतलब F का निशान। T, टॉरियन, बल आघूर्ण, तीर का निशान। B, वेलोसिटी, वेग पर तीर का निशान। तो इस तरीके से सदिश और अदिश राशियों का निरूपण किया जाता है। सदिश राशियों के अक्षरों पर ऊपर तीर का निशान लगा के निरूपित करते हैं, अथवा उन्हें डार्क बनाते हैं। तो एक ये तो हो गया संकेत द्वारा। ठीक, उसके बाद सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण, वो तो संकेत हो गया। अब निरूपित कैसे करेंगे? निरूपित करने का मतलब, जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया था आपको, राम सर्वप्रथम 4 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में तय करता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और उसका परिमाण क्या है? तो यहां जानने के लिए जैसे ही चित्र बनाएंगे, तो चित्र किस तरीके से बनाएंगे एक बार बता देते हैं हम आपको। दर्शाया, तो इस तरीके से दर्शाया, जैसे आप दर्शाते हो इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस तरीके से दर्शाया। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऊपर की तरफ उत्तर, क्यों? इससे सुविधा रहती है। सुविधा क्या रहती है? आप रीजनिंग के सवाल करते हैं, तो रीजनिंग के सवाल में जो बैठने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था पर आधारित प्रश्न या क्रम पर आधारित प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे जाते हैं, तो वस्तुएं या कोई जैसे मनुष्य, आदमी दिए गए हैं, तो उनके लिए खड़े होने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, जब उनकी डायरेक्शन नहीं दी जाती है, तब हम स्वयं ये मान के चलते हैं कि दिए गए व्यक्ति या दी गई वस्तुओं का मुख सभी का उत्तर की ओर है। तो उत्तर की ओर है, तो पेज पर, किसी कागज पर या कॉपी पर डायरेक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जैसे अपने बाएं दाएं हैं, ठीक उसके भी बाएं और दाएं उसी प्रकार से काम करते हैं। इसीलिए क्या है, इस प्रकार से बनाते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सर्वप्रथम कोई व्यक्ति जैसे यहां से चला पूरब दिशा में
4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी? 4 किलोमीटर की दूरी पूरब दिशा में। तो पूरब की तरफ तीर का निशान लगा लिया। इसके बाद बाएं मुड़कर, बाएं उसका उधर होगा, तो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है उधर, अब यह प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये जानना है यहाँ पर कि ये प्रारंभिक से किस दूरी पर है। तो इस तरीके से इसे दर्शाते हैं। ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि दिया हुआ जो चित्र है वो सदिश राशि के लिए निरूपित किया गया है। वहां डायरेक्शन भी क्लियर है, उसका परिमाण भी क्लियर है, और जब उसका रिजल्ट निकलेगा तो उसमें भी दिशा और परिमाण दोनों ही प्राप्त होंगे। सदिश राशि को निरूपित करने के लिए दृष्टि रेखाखंड का प्रयोग किया जाता है। माना वेक्टर ए कोई सदिश राशि है, जिसे निरूपित करने के लिए कागज पर एक ओए रेखाखंड खींचते हैं, जिसकी दिशा वही रखते हैं जो दिए हुए सदिश की है। यदि सदिश की दिशा ओ से ए की ओर है तो उसी दिशा में तीर का निशान लगाकर निरूपित करते हैं। जैसे किसी वेक्टर की दिशा ओ से ए की तरफ है तो तीर का निशान इधर लगाएंगे कि ओ से ए की तरफ जा रहा है। अगर ए से ओ की तरफ जा रहा है तो तीर का निशान इधर लगाएंगे। बात आ गई होगी समझ में ठीक से। अगला पॉइंट, सदिश राशि का मापांक। मापांक क्या होता है? माना सदिश वेक्टर ए ओए रेखाखंड द्वारा निरूपित है, तब रेखाखंड ओए की लंबाई प्रकट करने के लिए धनात्मक संख्या को इस सदिश का मापांक कहते हैं, जिसे मापांक यानी मॉडुलस ए या मॉडुलस ओए वेक्टर द्वारा निरूपित करते हैं। यदि मॉडुलस वेक्टर ए बराबर स्मॉल ए, तो इसे साधारण अदिश राशि की तरह ए लिखते हैं। किसी सदिश राशि का मापांक उस धनात्मक संख्या के बराबर होता है जो उसके परिमाण को व्यक्त करता है। मतलब अगर किसी सदिश राशि का आपको मापांक ज्ञात करना है तो उसका जो परिमाण होगा यानी धनात्मक संख्या, धनात्मक मान निकलेगा, वो उसके परिमाण को व्यक्त करता है। वही उस सदिश राशि का मापांक कहलाता है। वही उस सदिश राशि का मापांक कहलाता है। माना सदिश वेक्टर ए, लास्ट में पढ़ लीजिए, किसी सदिश राशि का मापांक उस धनात्मक संख्या के बराबर होता है। किसी सदिश राशि का मापांक उस धनात्मक संख्या के बराबर होता है जो उसके परिमाण को व्यक्त करता है, अब एक बार फिर से देख लीजिए। अदिश राशियां लिखा है, दिशा विहीन राशि को अदिश राशि कहते हैं। जिसमें कोई दिशा ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं। दिशा युक्त राशि को सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा है उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश तथा सदिश राशियों का संकेतन, अदिश राशियों को साधारण ABCD अक्षरों से लिखते हैं तथा सदिश राशियों को अक्षरों के ऊपर तीर का निशान लगाकर या डार्क अक्षर बनाकर, मतलब मोटा अक्षर बनाकर निरूपित करते हैं। उसके बाद सदिश राशियां, अदिश राशियों के एग्जाम्पल जानते ही हैं। सदिश राशियों का निरूपण करने के लिए जैसे कोई वेक्टर ए ओए रेखाखंड द्वारा निरूपित करना है तो उस ओए रेखाखंड की दिशा वही रखते हैं जो वेक्टर ए की दिशा है। यदि वेक्टर ए की दिशा ओ से ए की तरफ है तो ओ से ए की तरफ तीर का निशान लगाकर उस वेक्टर को निरूपित करते हैं। लास्ट, सदिश राशियों का मापांक। किसी सदिश राशि का मापांक उस धनात्मक संख्या के बराबर होता है जो उसके परिमाण को व्यक्त करता है। चलिए आगे चलते हैं। इससे आगे देखते हैं सदिशों के प्रकार। अब जिन सदिशों के बारे में पढ़ा आपने देखा कि राशियां जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां।
अदिश राशियों का टॉपिक वहीं पर एंड हो गया, यानी अदिशों अदिश अब सदिश राशियों के बारे में बचा है। तो टोटल जो परिभाषाएं या उनके किस तरीके से निरूपित करते हैं, किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से घटाते हैं, तो ये सब जो पढ़ेंगे वो सदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सदिश राशियों के बारे में और डिटेल ले लेते हैं। सदिशों के प्रकार, यानी जो सदिश हैं उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला मुक्त सदिश, सबसे पहला पॉइंट मुक्त सदिश। तो मुक्त सदिश क्या है? यदि किसी सदिश के मापांक और दिशा को बिना बदले, किसी सदिश के मापांक और दिशा को बिना बदले उसके प्रारंभिक बिंदु को किसी अन्य बिंदु पर, उसके प्रारंभिक बिंदु को किसी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सके तो वह मुक्त सदिश कहलाता है। यानी किसी सदिश का मापांक और दिशा बिना बदले, मापांक और दिशा बिना बदले उसे प्रारंभिक बिंदु से किसी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सके तो उसे मुक्त सदिश कहते हैं। अर्थात मुक्त सदिश अपने प्रारंभिक बिंदु की स्थिति से स्वतंत्र होता है। मुक्त सदिश अपने प्रारंभिक बिंदु की स्थिति से स्वतंत्र होता है हमेशा। पॉइंट नंबर 2, स्थानीयकृत सदिश। स्थानीयकृत सदिश क्या है? वह सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु सदैव स्थिर रहता है। वह सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु सदैव स्थिर रहता है स्थानीयकृत सदिश कहलाता है। वह सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु हमेशा स्थिर रहता है स्थानीयकृत सदिश कहलाता है। पॉइंट नंबर 3, समान सदिश। दो सदिश समान तब कहलाते हैं, दो सदिश समान तब कहलाते हैं जब उनका परिमाण समान हो तथा दिशाएं भी समान हो। इन्हें नोट करके हम बता देते हैं आपको। समान सदिश कब कहलाते हैं? जैसे इस प्रकार से बने हुए हैं, इस प्रकार से। अब ये दोनों ही परिमाण में भी बराबर हैं और इनकी दोनों की दिशाएं भी समान हैं। परिमाण में भी बराबर होना चाहिए और दिशाएं भी एक तरफ होनी चाहिए। ये जैसे वेक्टर ए अगर इसे कह दिया और इसे कह दिया वेक्टर बी, तो ये क्या है? वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा। दोनों कैसे कहलाएंगे? समान सदिश कहलाएंगे। दो वेक्टर जिनकी दिशाएं भी समान हो और उनके परिमाण भी समान हो, तो ऐसे सदिशों को समान सदिश कहते हैं। ऐसे सदिशों को समान सदिश कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, अनुदिश सदिश। अनुदिश सदिश क्या है? एक ही दिशा में कार्य करने वाले सदिशों को, एक ही दिशा में कार्य करने वाले सदिशों को अनुदिश सदिश कहते हैं। उनके परिणाम कुछ भी हो। अनुदिश सदिश कौन से कहलाते हैं? एक ही दिशा में कार्य करने वाले सदिशों को अनुदिश सदिश कहते हैं, चाहे उनके परिमाण कुछ भी हो। अब जैसे यही है, ये दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब वेक्टर ए तो ये है और वेक्टर बी को इस तरीके से बना दिया, इसे कह दिया वेक्टर बी, और एक और बना दिया, इसे कह दिया वेक्टर सी। तो इन तीनों की दिशाएं जो हैं वो कैसी है? एक ही दिशा में समान है, तीनों की दिशाएं समान है, परिमाण तीनों के अलग अलग हैं। तो ऐसे सदिशों को अनुदिश सदिश कहते हैं। ऐसे सदिशों को अनुदिश सदिश कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? प्रतिदिश सदिश। प्रतिदिश का दूसरा आप पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं, विपरीत सदिश। यदि दो सदिश विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं, दो सदिश
विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं तो उन्हें प्रतिदिश या विपरीत सदिश कहते हैं। प्रतिदिश या विपरीत सदिश कहते हैं। तो विपरीत सदिश कब कहलाएंगे? जब जैसे एक सदिश तो इधर है इसकी डायरेक्शन और दूसरे सदिश की डायरेक्शन इधर है, तो ये कहलाते हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश। यहीं पर एक पॉइंट और इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या? विपरीत किंतु समान सदिश। किंतु परंतु, बट किंतु परंतु, ये शब्द तो जानते ही हो, एकदम सेंस बदल देते हैं, पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं। तो क्या है? विपरीत किंतु समान सदिश। तो परिमाण में तो समान हो और दिशाएं उनकी कैसी हो? विपरीत। तब ये किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। अगर विपरीत किंतु समान सदिश, समान है लेकिन विपरीत सदिश है, और केवल जब विपरीत सदिश लिखा है तो परिमाण कुछ भी हो और वो दिशाएं उनकी कैसी हो? एक दूसरे के विपरीत हो, तो ऐसे सदिशों को विपरीत सदिश कहते हैं। अगला पॉइंट नंबर 6, एकक सदिश। एकक सदिश वह सदिश जिसका मापांक एक हो। वह सदिश जिसका मापांक एक हो उसे एकक सदिश या मात्रक सदिश कहते हैं। वह सदिश जिसका मापांक एक हो उसे मात्रक सदिश या एकक सदिश कहते हैं। मात्रक सदिश को अक्षर के ऊपर कैप, यूनिट वेक्टर, कैप का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बटे में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश का अगर आप मान निकालेंगे, आपको वेक्टर ए का मान दिया गया है और आप यूनिट वेक्टर ए का मान निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तब निकलेगा उसके एकक सदिश का मान या एकांक सदिश का मान। एकांक सदिश का मान आप इस तरीके से निकालेंगे। आगे दिया है शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या है? वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसकी दिशा अनिश्चित होती है। ये दिशा ध्यान रखना, इसकी दिशा अनिश्चित होती है। वे सदिश जिनका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही हो। वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही हो शून्य सदिश कहलाता है। जैसे ए से ए तक वेक्टर, बी से बी वेक्टर, बी बी वेक्टर, सी सी वेक्टर, पी पी वेक्टर, ये क्या है? शून्य सदिश के एग्जाम्पल हैं। सदैव शून्य सदिश को व्यक्त करता है। शून्य सदिश को शून्य पर क्या वेक्टर का निशान लगा दिया से प्रदर्शित करते हैं। तो ए से ए, बी से बी, सी से सी, ए से ए, तो ये सभी क्या है? शून्य सदिश के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है ऋण सदिश। ऋण सदिश माना वेक्टर ए बराबर ओ ए को ओ ए एक सदिश है। यहां लिख लीजिए एक। माना वेक्टर ए बराबर वेक्टर ओ ए एक सदिश है, तो ऋण सदिश माइनस वेक्टर ए, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओ से ए की तरफ है, अब ये कहां हो गया? ए से ओ की तरफ, तो माइनस ए वेक्टर बराबर ए ओ होगा। ऋण सदिश का मापांक वही रहता है परंतु उसकी दिशा उलट जाती है। ऋण सदिश का मापांक वही रहता है किंतु उसकी दिशा उलट जाती है, बदल जाती है। पूरब से पश्चिम हो गई, उत्तर से दक्षिण हो गई, दक्षिण से उत्तर हो गई। इस तरीके से उसकी दिशा जो है वो पलट जाती है। समरेखी सदिश, पॉइंट नंबर 9, समरेखी सदिश किसी एक ही सरल रेखा के समांतर, किसी
एक ही सरल रेखा के समांतर सभी सदिश समरेखी कहलाते हैं। किसी एक ही रेखा के समांतर सभी सदिश समरेखी कहलाते हैं। उनके परिमाण और दिशा चाहे कुछ भी हो, उसके परिमाण और दिशा चाहे कुछ भी हो। वेक्टर ए बनाया आपने, इसी दिशा में वेक्टर बी, इसी दिशा में वेक्टर सी, तो ये एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। जब ये सरल रेखा का निर्माण करते हैं तो ये समरेखीय सदिश कहलाते हैं, समरेखी सदिश कहलाते हैं। अगला पॉइंट है एक समतलीय सदिश। एक समतली यदि भिन्न भिन्न सदिशों को निरूपित करने वाले सभी रेखाखंड, यदि भिन्न भिन्न सदिशों को निरूपित करने वाले सभी रेखाखंड, भिन्न भिन्न सदिशों को निरूपित करने वाले सभी रेखाखंड एक ही समतल में हो, एक ही समतल जैसे जमीन है इसी पर सब हो, कोई इस दिशा में, 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 लेकिन समतल उनका एक ही हो, तो एक ही हो, अथवा एक ही समतल के समांतर हो, सभी एक ही समतल के समांतर हो, तो उन्हें एक समतली सदस्य कहते हैं, तो उन्हें एक समतली सदिश कहते हैं। अगला पॉइंट है स्थित सदिश। माना ओपी कोई एक सदिश है, माना वेक्टर ओपी कोई एक सदिश है जिसका प्रारंभिक बिंदु ओ स्थिर बिंदु या मूल बिंदु है। जो वेक्टर ओपी दिया है उसमें ओ जो है वो मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, तब ओपी को बिंदु पी का स्थित सदिश कहते हैं, बिंदु पी का स्थित सदिश कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विस्थापन सदिश। यदि कोई कण बिंदु ए से बिंदु बी तक स्थापित हो जाता है, यदि कोई कण बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित हो जाता है, कोई कण बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित हो जाता है, यदि कोई कण बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित हो जाता है तो उसके विस्थापन को वेक्टर ए बी द्वारा निरूपित करते हैं, वेक्टर ए बी द्वारा निरूपित करते हैं, जिसे विस्थापन सदिश कहते हैं, वेक्टर ए बी द्वारा निरूपित करते हैं जिसे विस्थापन सदिश कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषाएं हो गई। इस प्रकार से आपको ये मतलब अंडरस्टूड, ये सब याद करने लायक हैं, आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले जो चर्चा की गई वो किस पर चर्चा की गई? अदिश राशियां तथा सदिश राशियां। तो दिशा मुक्त, जिसमें दिशा नहीं है, दिशा विहीन राशियों को अदिश राशियां कहते हैं, और दिशा युक्त राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। ये दो तो पहले पॉइंट हो गए, अदिश राशियां और सदिश राशियां। जिसमें दिशा नहीं है वो अदिश राशि है, जिसमें दिशा है वो सदिश राशि है। उसके बाद सदिश राशियों का संकेत, सदिश राशियों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर तीर का निशान लगाकर व्यक्त करते हैं, अथवा काले अक्षर बनाते हैं, अर्थात मोटे अक्षर बनाते हैं। अदिश राशियों को साधारण अक्षरों के रूप में लिखते हैं। उसके बाद सदिश राशियों का निरूपण, सदिश राशियों का निरूपण कैसे करते हैं? माना राम सर्वप्रथम पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तत्पश्चात वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी प्रारंभिक बिंदु से स्थिति क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे पूर्व दिशा में जा रहा है तो पूर्व की दिशा की तरफ तीर का चिन्ह लगाया। उसके बाद बायां मुड़ गया तो कहाँ? उत्तर दिशा में पहुंचा, तीर का निशान लगाया। प्रारंभिक बिंदु से उसे मिला दिया, तीर का निशान लगा दिया। ये क्या है? उसे निरूपित करने की विधि है। निरूपित कैसे करेंगे? निरूपित करने की विधि। उसके बाद आ जाते हैं सदिशों के प्रकार। तो प्रकार आपने देख लिए, ये 12 प्रकार हैं। मुक्त सदिश,
स्थानीयकृत सदिश, समान सदिश, अनुदिश सदिश, प्रतिदिश सदिश, एकक सदिश, शून्य सदिश, ऋण सदिश, समरेखी सदिश, एक समतली सदिश, स्थिर सदिश और विस्थापन सदिश। इस प्रकार से ये क्या है, सदिशों के प्रकार हैं। इन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। कभी कभी इनके बारे में पूछा जा सकता है, केवल एक पॉइंट, एक नंबर के आधार पर हो सकता है ये कहीं कंपटीशन की परीक्षा में पूछा जाए, तो ये पॉइंट आपको जानकारी इनकी होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे इससे रिलेटेड प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।